सुनाई नहीं दे रहा था? बहरी हो क्या? खोलो पूरा, खोलो दरवाजा। अरे, इतने में ये शोकेस घुसेगा क्या? पूरा खोलो, अकल की अंधी। गौरव दरवाजे पर पत्नी सुनिधि को देखकर जोरों से चीखा था। इससे पहले पत्नी सुनिधि कुछ करती, उसने उसे कोहनी से परे ढकेला और दूसरी तरफ से भार उठाए दांत दिखाते हुए टेम्पो ड्राइवर और एक मजदूर के साथ अंदर घुसने लगा। सुनिधि दरवाजे के पीछे होली थी। हॉल रूम में फिर वही एक तीसरी कबर्ड, कट ग्लास सजाने के लिए, वही महंगे डिज़ाइनर बर्तन, परफ्यूम, वही भगवान की ग्लास स्टोन व ब्रास की महंगी महंगी मूर्तियाँ। दूसरी ओर सजे शराब के ग्लासेस, घर की और ज़रूरतें दरकिनार। ये अजीब खप्त फितूर है गौरव की। हर साल नई बड़ी गाड़ी खरीदने के अलावा कुछ बोल भर दूं तो आसमान सिर पर उठा लेगा कि मेरी मर्जी, मेरे शौक, सब क्या तुम लोगों पर ही लुटा दूं? फ्यूचर की ज़रूरतों की इतनी ही परवाह है तो खुद क्यों नहीं रुपयों के लिए कुछ ढंग का काम कर लेती? उसके पचासों बार बोले ये शब्द अपने आप ही मन मस्तिष्क में गूंजने लगे। समय पर तुमने भी क्यों नहीं मुझे मेरी न्याय सेवा करने दी? साफ मना कर दिया। जब पढ़ाई ताज़ा थी और मेरा उत्साह क्षमता अपने शिखर पर थे, अच्छा खासा पीसीएसजे में सिलेक्शन हो गया था, तब तुमने परिवार बढ़ाना, पालना क्यों अनिवार्य कर दिया? बड़ों के बहाने अपनी भी इच्छा थोप दी और अब किस मुंह से ताने मारते हो? सारा कमरा उलट पलट करके उस लंबे चौड़े शोकेस की स्पेस बनाई जा रही थी। बेटी आरुषि को पिछले वर्ष बर्थडे पर अपने हाथों से बनाकर दी गई सुनहरे बालों वाली बड़ी सी गुड़िया लैंडस्केप पेंटिंग दीवार से उतारकर एक और फेंक दी गई। अकल के अंधे हो क्या पापा? मेरी प्यारी गुड़िया यहाँ पटक दी। 11 साल की आरुषि सोते से उठकर जाने कब वहाँ आ पहुँची थी। गौरव की तरह उसने चीखते हुए कहा और रूठकर बैठ गई। ऐसे नहीं बोलते किसी को, एटिकेट्स नहीं है। कितनी बार मना किया है बदतमीजी से बोलने को? सुनिधि ने डांटा था। फिर पापा को क्यों नहीं बोलती आप? आरुषि जवाब के लिए आश्चर्य से उसका चेहरा पड़ने लगी। क्या बताए सुनिधि उसे कि उसके दादा दादी की अकेली संतान थे तेरे पापा। उनके लाड़ प्यार ने बिगाड़ डाला होगा शायद। मेरी गुड़िया रूठेगी मुझसे, वह भी इस सस्ती सी डॉल के लिए? ये ले पकड़ 500 रुपए, मम्मी के साथ जाकर अच्छी वाली डॉल ले आना। यही सब बातें तो सुनिधि को गले के नीचे उतारनी मुश्किल होती। प्यार की कोई कदर ही नहीं है यहाँ पर। सब कुछ वापस ठीक से लगाने के बजाय और ये 3 जोड़ी जूतों के साथ आई, मिट्टी कीचड़ से कारपेट पर पड़े निशान। जूते बाहर झाड़े उतारे जा सकते थे। कुछ बोलो तो कारपेट ही नहीं आ जाएगी, पर साफ नहीं रखी जा सकती। जब छोटी सी थी तब से ही किसी को गंदगी फैलाते देखती, उसी से साफ करवा कर दम लेती। कुछ भी सामने गलत होता देखती, झट सजा या इनाम का फैसला सुना देती। जज और मुजरिम का खेल खेलना बचपन से ही उसे बहुत पसंद था। लोग मुस्कुराकर मान भी लेते। पापा माँ के सभी दोस्त जान पहचान वाले उसे जज सुनिधि कहकर छेड़ते और यहाँ समर्पित हाउसवाइफ होने के कारण मुलजिम के कटघरे में ही रहती। सारी सजाएं तो जैसे उसके लिए ही थी। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या ताक रही हो? बहुत कानून पढ़ा है, पर अकल है तुम्हारे पास? थक कर दूर से कब से आया हूँ, 2-3 कप चाय बनाकर लाओ। समझ नहीं आ रहा अपने से? गौरव सुनिधि की ओर झिड़की से कहता। सुनिधि से बात करने का उसका यही तरीका था। सुनिधि का कलेजा नस्तर सा आज फिर छिल गया। ये कोई तरीका है बात करने का, वह भी औरों के सामने? पर ऐसा पहली बार थोड़े ही हुआ है। गौरव के साथ रहते हुए उसे 14 साल हो चुके हैं। उसकी ऊंची पढ़ाई को लेकर हमेशा ताने मारता रहता है। शान में पढ़ी लिखी पत्नी ले तो आया, पर अब पत्नी की पढ़ाई लिखाई ही खटकती है, जबकि 24 घंटे समर्पिता ही बनी हुई है। फिर भी बेकार ही सोच रही है। अब तक तो मुझे ऐसी बातों का आदी हो जाना चाहिए था। वाह पापा कितना सुंदर है। बैट एक और फेंकता 13 साल का बेटा रोहन प्लेग्राउंड से सीधा उसी कमरे में आकर सोफे पर पसर गया। सुनिधि बिस्किट चाय ले आई थी।
वह झट बिस्किट उठाने ही वाला था कि हाथ पर हल्की सी चपत लगाते हुए सुनिधि ने टोका, बिना हाथ धोए खाने को मना किया है ना? चल अंदर पहले हाथ मुंह धो। और गंदा पैट सोफे पर से उठा। कैसी मम्मी है, बच्चे के हाथ से खाना छीन लिया। देखा तुम सबने? कोई नहीं रोहन, तू खा ले, मैं बाद में देखता हूँ इसे। तीनों कप उठाकर एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगे थे। सुनिधि ने रोहन को आंख दिखाई तो वह चुपचाप बैट उठाकर जाने लगा। ये ले जा, अपनी पसंद का पिज्ज़ा ऑर्डर कर ले, गौरव ने रोहन से कहा और जेब से 1000 के नोट निकालकर उसे थमा दिए। और जो सुनिधि ने मेहनत, प्यार और सफाई से बना उसके लिए मनपसंद सेहतमंद खाना सजा रखा है, उसका क्या? बहुत सोच चुकी, उन्हें बासी क्या खिलाऊंगी। अब ऐसा होगा तो दूसरे दिन वही गरम करके सबको खाना पड़ेगा। मैं सबका कितना अकेले खाऊं? मेड को दूं या फेंकूं? क्यों नहीं सोच पाता गौरव? पहले से ही बाजार से खाने का प्रोग्राम बता दे तो वह भी एक दिन आराम से रहे। और फिर हर दूसरे तीसरे दिन पिज्ज़ा, बर्गर सेहत को नुकसान ही तो कर रहा है। कितना बेडौल शरीर हुआ जा रहा है इसका अभी से। गौरव को कुछ दिखता क्यों नहीं? खुद तो फैल ही रहा है, बच्चों को भी उसी लाइन पर ढकेल रहा है। कैप्सिकम चिकन टॉपिंग विद सुपर एक्स्ट्रा चीज़। पापा के दिए फ़ोन पर जोश से भरे पिज्ज़ा का ऑर्डर दे रहे रोहन की आवाज़ आने लगी थी। सुनिधि ने बेमन से रसोई में जाकर मेहनत से बनाया रोहन और आरुषि की पसंद का खाना फ्रिज में डाल दिया। गौरव से तो पूछना भी गुनाह है, ढककर टाइम से रख देने का ऑर्डर है। सासू माँ ने बताया था बचपन से ही ऐसा है, उसका जब खाए तब खाए, ना खाए उसकी मर्जी, पर खाना है तो तुरंत लगा मिलना चाहिए, वरना गुस्सा दिखाने लगता है। सुनिधि को उसकी इस आदत पर बहुत गुस्सा आता। आने से पहले फ़ोन भी नहीं करता और थाली में रखा खाना गर्म भी रहे 1 मिनट का भी सब्र नहीं कि 5 मिनट में ताज़ी रोटियां तो उसी समय सिक जाए, पर नहीं। और फिर बाहर कहता फिरेगा, ठंडा खाना नौकरों की तरह ढककर रख दिया जाता है मेरा। कभी बिना बताए बाहर खाकर आ जाता तो कोई सॉरी फील नहीं होता उसे। सासू माँ के हिसाब से वह असली मर्द है। ये सब मर्दानगी के लक्षण है। शायद जितनी नेक बातें मालूम थी उन्हें बेटे के दिमाग में भरकर वे परलोक सिधार गईं। सोचकर सुनिधि गुस्से में भी मुस्कुरा उठी। घड़ी रात के 11 बजा रही थी। आरुषि, रोहन सो चुके थे। गौरव का कोई अता पता नहीं था। 2 बार खाना गर्म कर चुकी थी। उधेड़ बुन में थी कि फिर गर्म करे या फ्रिज में ही डाल दे, क्या पता खाकर ही आए। पूछने के लिए फ़ोन भी करने की भी सख्त मनाही है। क्या करूं? तभी दरवाजे की घंटी बजी। गौरव ने अपना बैग, मोबाइल बेड पर फेंका, जूते निकाले और झट किचन जा पहुंचा। गरम नहीं कर सकती थी? तेरे हाथ घिस रहे थे। हमेशा की तरह वह किचन के विम बार से ही फटाफट हाथ धोकर वहीं खाने भी लगा था। 4-5 कौर खाने के बाद थाली उठाकर वह उसी हाथ से न्यूज़ चैनल लगा टीवी के सामने बैठ गया। खाना खत्म करके वहीं थाली छोड़ फिर पलंग में जाकर थोड़ी देर में ही खर्राटे भरने लगा। छी, क्या तरीका है। सुनिधि के एक बार मुंह से निकला। फिर टेबल साफ करके सुनिधि ने जूते, बैग सब जगह पर रखे। पैरों में फंसे मोजों से आ रही दुर्गंध से जी मचला उठा। फिर इन्हें नहीं उतार कर पैर धो सका। लाख कहने के बाद भी वह जानबूझकर ऐसा करता। शायद सुबह उसे बच्चों को स्कूल भेजने 5:30 बजे ही उठना होता है। यहाँ तो ऐसी गंध से सिर ही घूमता रहेगा। पत्नियां प्यार में सब करती चली जाती हैं, तो पति को प्यार नहीं होता क्या? प्यार में ही उससे उसका घर मात्र 6 घंटे की मस्त अफसरी का कैरियर छुड़वाकर 18 घंटे की ड्यूटी बिना सम्मान, प्यार, सैलरी के थमा दी गई, जिसका कोई मोल नहीं। उस पर सबका मुंह ही होते रहो कि किसी को कोई चीज़ बुरी ना लग जाए। अधिकतर औरतों की यही कहानी है। औरतों के प्रति कितना अन्यायपूर्ण है हमारा समाज। जैसे आदमी और जानवर के बीच कहीं स्थापित कर दिया गया है औरत का अस्तित्व। बस खूंटा और रस्सी नहीं दिखते। अब बस बहुत हो गया। बड़ों के साथ उनके अच्छे बुरे संस्कार गए। अब उन्हें नए संस्कारों में बदलने का समय है। एक यही निष्कर्ष पर पहुंचकर अब मुझे अपने ढंग के ही फैसले लेने सुनाने होंगे, क्योंकि मुझे भी समाज में अपना इज्जतदार वजूद चाहिए। उसने तय कर लिया। लॉ ग्रेजुएट सुनिधि ने PCSJ की परीक्षा निकाल ली थी।
कि तभी शादी तय कर दी गई। मम्मी पापा के बहुत ही करीबी रिश्तेदारों ने ऊंचे खानदानी बड़े भले लोग हैं कहकर रिश्ता करवाया था। बड़ी किस्मत से ऐसा लड़का मिलता है। इकलौता लड़का है, गोरा चिट्टा हैंडसम, एमबीए, बड़ा बिजनेसमैन है, हर साल नई गाड़ी ले आता है, पैसों की कोई कमी नहीं। आपकी लड़की राज करेगी, बस नौकरी करने वाली लड़की नहीं चाहिए। हमारी सुनिधि जैसे वह नॉनवेज भी नहीं खाता। मुझे जज बनना है पापा। ये देखिए मेरे हाथ में रिंग ऑफ सोलोमन, जुपिटर की लाइन अब और गहरी हो गई है। अब देखिए ना इंडेक्स फिंगर पर चमकता यह एकदम क्लियर घेरा पापा। जज तो मैं बाय बर्थ हूँ, आप ही तो कहते हैं ना। वह मुस्कुराई। हाँ हाँ, छोटी थी तो खेल भी तो ऐसे ही खेलती। दोस्तों में किसी को चोर किसी को वकील बना माय लॉर्ड कहलवाती। खुद कुर्सी पर बैठ फैसले दिया करती, अपनी सही बात मनवा कर ही दम लेती। तुम्हारे मेहता अंकल तो तुम्हें भूलते नहीं थे जिस दिन तुमने उनकी वॉल क्लॉक पर टंगी माला को उतरवा दिया था। ये कोई भगवान जी हैं? आपको इतना भी नहीं पता अंकल? घड़ी पर थोड़े ही माला टांगते हैं। बहुत झेपे थे, खूब हंसे। महीनों से टंगी है पर किसी का दिमाग ही नहीं गया। भाई जज सुनिधि छुटकी ने तो फैसला सुना दिया अपना। उन्होंने माला तुरंत उतार दी और तभी से वे तुझे जज साहिबा सुनिधि कहते। फिर सभी कहने लगे। इसीलिए तो पापा मुझे जज बन जाने दीजिए। शादी फिलहाल नहीं करनी, अभी वकालत करने के लिए बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करने दीजिए। कोई इसी फील्ड का मिल गया तो कर लूँगी शादी भी। खूब कही, उसका ट्रांसफ़र अलग जगह तेरा अलग। पापा हंसे थे। नहीं हो सकता, इसी से तो कहता हूँ तू अभी बच्ची है, अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं जानती। कहीं अकेली गई है? अकेले बाजार तक तो नहीं जाती, तुझे कोई संभालने वाला चाहिए ही। ऐसा क्या है पापा जो मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी? सुनिधि रूठते हुए बोली। सही तो कह रहे हैं पापा, पढ़ाई में ही सारा दिमाग लगाए रखा, दुनियादारी की समझ, दुनिया की चालाकी कुछ नहीं जानती। अभी तू बच्ची ही है। कौन तेरे साथ तबादले में यहाँ वहाँ घूमता रहेगा? यहाँ दादाजी को कौन देखेगा? पापा ने रिटायर होने के बाद यहाँ दादाजी के घर से फिर से वकालत शुरू कर ली है। वैसे भी हार्ट के पेशेंट हैं, मैं भी इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अमर के जैसे तूने भी यूपी कैडर में परीक्षा निकालकर अपनी अकल जांच ली ना। नौकरी का चक्कर छोड़, रानी बनकर हुक्म चलाने का वक्त है तेरा। आराम से अपने नए अच्छे घर परिवार में रह। सही कह रही हैं मम्मी आप। जज को दो दो सेवक भी मिलते हैं, बड़ा सा घर, रौब से रहूंगी महारानी बनकर। चल हट, बातें ना बना। जमाना कितना खराब है, कितने सेवक भी रहें, कोई अपना भला आदमी साथ होना बहुत ज़रूरी है। जीजी की जानकारी में है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? यही कि यहीं रहेगी, हमसे जब चाहे तब मिलती भी रहेगी। गौरव के माता पिता से मैं भी मिल चुकी हूँ हरि कीर्तन सत्संग में। बड़ा ही सज्जन लड़का है, तेरी तरह नॉनवेज क्या अंडा भी नहीं खाता, उन्होंने बताया था। इतना बड़ा बिजनेस है पर ज़रा भी घमंड नहीं उसमें। अच्छे संस्कार दिए हैं उन्होंने। उन्हें लेने आया था, मुझे अकेला जानकर अपनी बड़ी सी गाड़ी से घर तक छोड़ गया, हाथ पकड़कर गेट के अंदर तक पहुंचाया और ना जाने क्या क्या लड़के के अच्छे लक्षण दिखाकर मम्मी उसे शादी की पुरजोर वकालत कर रही थी। बस माँ पापा की जिद के आगे वह भी आदर्श बेटियों जैसी बेबस हो गई। आज के संस्कार ना थे, विद्रोह ना कर सकी। फिर सब खत्म, बन गई 24 घंटे की सेवा में समर्पिता, अच्छे संस्कारों वाली हाउसवाइफ, जिसकी कीमत आज लोगों की नज़रों में क्या रह गई है वह देख ही रही है। पति बनने के बाद गौरव के सारे संस्कार उलट निकले, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और थे। बच्चों को भी इसी उम्र से हर वक्त की रोक टोक, संस्कारों की सीख, किसी भी दखल अंदाजी से चिढ़ होने लगी थी। उन्हें बस दो ही चीज़ चाहिए, पैसा और आज़ादी। बाकी सब तो जैसे वे मैनेज ही कर लेंगे। सुनिधि के शांत मन में जज विचारों के ज्वार भाटे आज भी हलचल मचा रहे थे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तो शायद अब उम्र भी नहीं बची, ना पढ़ा लिखा सही से याद ही, पर किताबें फिर से देखूंगी तो शायद याद आ जाएगा। क्यों ना पढ़कर उनका हिंदी में अनुवाद ही करती चलूँ? अच्छा आइडिया है।
बाद में बुक्स छपवाने की भी कोशिश करती हूँ। यही सही रहेगा। माँ पापा जीवित होते तो क्या पता आज भी गृहस्थी से अलग कुछ सोचने करने को स्वीकारते या नहीं। अमर भैया से पूछती हूँ, अब वे वहाँ एडिशनल डीजे हो गए हैं। उस वक्त उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया था, शायद पापा के अदब लिहाज में, पर अब तो मेरी मदद करेंगे। कोई तो यहाँ भी उनकी पहचान का होगा जिससे सहायता मिल सके। बच्चों, पति, घर से बिल्कुल अलग, वह आज अपने बारे में सोचे जा रही थी। सुबह के 11 बज चुके थे, पर अभी तक गौरव सोकर नहीं उठा था। वह घर का काम खत्म करके नहा धो चुकी थी। गौरव के कपड़े भी निकाल कर रख दिए। ऐसे तो सबके इंतज़ार में सारा टाइम ही निकल जाता है। बच्चे 3:30 तक लौटते हैं। मेरे पास थोड़ा समय है, इस बीच अपने काम के विषय में पता कर सकती हूँ। पर सवाल गौरव को जागते ही बेड टी मिलने का है। वह भी बनाकर रख देती हूँ बेड के बगल में। सही गलत तौलते हुए सुनिधि का जज मन आज अपने लिए भी फैसला लेने को तैयार था। उसने चिट लिखकर कब से दबा दी कि वह बच्चों के आने से पहले आ जाएगी। वह अमर भैया के बताए वकील दोस्त आलोक त्रिपाठी के एड्रेस की ओर चल पड़ी, जो घर से बहुत अधिक दूर ना था। अमर भैया ने बताया आलोक भाई ने कानून पर काफ़ी किताबें लिख रखी है। आजकल वे अपने कैंसर ट्रीटमेंट की वजह से घर पर ही रहते हैं। शायद वे मेरी कुछ मदद कर सके। किसी जमाने में वह आलोक भाई को बेहद पसंद करने लगी थी। जाने कब उनको लेकर भविष्य के सतरंगी ख्वाब बुनने लगी थी, मगर जल्दी ही उसके किशोर मन को समझ आ गया ये सब उसका नीरा बचपना है। उससे उम्र में भैया की तरह 8-9 साल बड़े, उस पर से एक अलग जाति के घर में रिश्ते के लिए कोई राजी ना होगा। बता दिया तो उनका घर आना भी बंद कर दिया जाएगा और उसकी चॉकलेट भी रह जाएगी। उसे याद आया आलोक अमर भैया के साथ कभी घर आते तो उसके लिए बड़ी सी चॉकलेट जरूर लाते। पता नहीं उनसे या केवल उनकी चॉकलेट से इश्क था। 1 साल बाद ही वे कहीं और मूव कर गए थे। क्या पता था यहाँ, सोचकर वह मुस्कुरा उठी। ख्यालों में गुम कब ऑटो वाला उनके घर पहुँच गया, पता ही नहीं चला। आलोक भाई के यहाँ उसका जाना सार्थक रहा। अमर के दोस्त थे, छोटी बहन जैसा ही मान दिया और काफ़ी मदद की। हिंदी में अनुवाद करने लायक इन डिमांड 2-3 किताबें भी दी और उनसे संबंधित किताबें ढूंढ लाने के लिए अपना लाइब्रेरी कार्ड भी दिया। कुछ अपनी लिखी किताबें भी दिखाई और कहा कि चाहे तो वह इनका भी अनुवाद कर ले। उन्होंने कुछ पब्लिशर के नंबर भी उसे दे दिए थे। सुनिधि बेहद खुश थी। गौरव के अपने शौक थे, हर वक्त बिजनेस और पैसा कमाने की बातें करते रहना, कॉकटेल पार्टियों, ताश की बाजियों में बिजी रहना, फिर देर रात घर लौटना। बच्चों को उसने खुली छूट और पैसा दोनों ही दे रखे थे। उसकी समझ से इससे उनकी सारी ज़रूरतें और उनके प्रति उसके कर्तव्य पूरे हो जाते हैं। वो बच्चों पर कोई कंट्रोल ना रखता। उसे मालूम नहीं होता कि बच्चों को ढंग का बनाने के लिए सुनिधि को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कोई भी बात मनवाने के लिए उसे भी उन्हें पैसे का लालच देना पड़े तो यह कदापि सही नहीं। पर अब वे पैसे बिना कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। पापा तो कुछ नहीं कहते, हम जो भी करें जैसे भी रहें उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ही पता नहीं क्यों। कभी नहाने का राग तो कभी कूड़े का। मत फैलाओ कपड़े, समेटो सब, जूठे बर्तन सिंक में रख कर आओ। बच्चे बुरा सा मुंह बना नकल उतारते हैं। कमरे खिड़की सब बंद करके रखा है। उस पर कई दिन नहाना नहीं। जीन्स तो कभी धुलने नहीं देनी। पता है गुस्सों तो कितनी दुर्गंध सी आती है तुम्हारे कमरों से। कितना काम बढ़ाते हो तुम लोग। वो खिड़कियां खोलने, बिस्तर झाड़कर ठीक करने लगती। मोबाइल पर घंटों मत बैठो, नेट बंद करो रोहन, आंखें खराब हो जाएगी। सुनिधि एक के बाद एक निर्देश दिए जा रही थी। फिर रोहन के रूम में चली आई थी। उफ, क्या गंदगी मचा रखी है। आप मेरे रूम में आती ही क्यों हैं? कौन कहता है आपसे साफ करने को? हमें ऐसे ही रहना अच्छा लगता है। छुट्टी है, हम चाहे जो करें अपने रूम में। आपको क्या? आप अपने पापा के घर क्यों नहीं चली जाती, जहाँ सब कुछ साफ सुथरा रहता है? आपको कोई बात करने को मिलता नहीं, पापा से आपकी बनती नहीं, तो हम क्या करें? अपने दोस्त बनाइए, हमें अपने दोस्तों के साथ रहने दीजिए। फालतू की टोका टोकी बंद कीजिए। अब हम बड़े हो गए हैं। आज 15 साल की हो रही आरुषि ने झुंझलाकर
सुनिधि को कहा था। सुनिधि हतप्रभ खड़ी, जैसे जड़ हो गई। कितने अलग ढंग के बच्चे होते जा रहे हैं। डबल स्टैंडर्ड में यही होता है, माँ कुछ कहे और बाप कुछ और। बस बहुत हो चुका, अब 2-3 साल बिल्कुल छोड़ देती हूँ इन्हें, नो टोका टोकी। उसने अपना फैसला उन्हें भी सुना दिया। खुश हो जाओ तुम लोग, तुम समझते हो अब अपनी लाइफ में मुझे कुछ करने को नहीं रह गया सिवाय गॉसिप के, तो तुम सब गलत सोचते हो। मेरे पास आज भी बहुत कुछ करने को है जो मैं करना चाहती हूँ। तुम लोग तो सब कुछ मैनेज तो कर ही लोगे, अब कुछ साल बाद ही मुझसे कुछ कहना। बाकी मैं वैसे ही जितनी ज़रूरी समझूंगी ड्यूटी करती रहूँगी, तुमसे कुछ करने के लिए नहीं कहूँगी। खुश? सुनिधि अपने रूम में आ गई। खिड़की के पास रखी टेबल को उसने अपना स्टडी टेबल बना लिया था। एक ओर दीवारी से सटी कबर्ड में सारी लॉ बुक्स जो पास थी या जो नई मिलती गई सजा रखी थी। गमकती कानून की किताबें और बाहर झूमती हरी भरी झाड़ियों पर लरसती जंगली बेल के फूलों को छूकर आती भीनी सौंधी सी हवा उसे पहले जैसे रोमांच से भर देती। जब वह पापा के सरकारी घर के कंपाउंड में इधर उधर बेफिक्र तितली सी उड़ा करती थी, वहाँ बैठकर उसे बड़ी ही शांति और कुछ अलग ही काम करने का उत्साह मिलता। अच्छा है, सब अपने में तल्लीन है, नो डिस्टर्बेंस। वह खुशी से अपने अनुवाद की अधूरी किताब को पूरा करने में जुट गई। 2-3 साल की सुनिधि की जी तोड़ मेहनत रंग लाई। मार्केट में उसकी 7-8 किताबें आ गई। अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, विशेषकर कानून के नए विद्यार्थियों में अपनी सरल और आधुनिक भाषा के लिए उसकी किताबें काफ़ी प्रचलित हो रही थी। आलोक भाई उसकी बढ़ रही लोकप्रियता से काफ़ी खुश थे। तुम्हारी पकड़ बहुत अच्छी है सुनिधि, किताबों में कई जगह तुमने मिसालों में कई बेहतरीन नुक्ते दलीलें ढूंढ निकाली है। अमेजिंग। तो वकालत करनी चाहिए, तुम बहुत अच्छी जज बन सकती थी। हाँ भाई, चाहती तो मैं भी थी, पर देखिए इतना गहरी रिंग ऑफ सोलोमन इंडेक्स फिंगर के नीचे होने पर भी नहीं बन सकी। अब तो कोई उम्र भी नहीं। अपनी हथेली दिखाकर वह हंसी थी। अरे वाह, वाकई यह तो बहुत गहरी है। इसी से तुम्हें न्याय बहुत पसंद है, पर खुद के साथ अन्याय कैसे कर गई? अब भी क्या बिगड़ा है? तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है। जबरदस्ती सबके पीछे लगना छोड़ो, अपने लिए कुछ करो, तभी उनकी नज़रों में भी इज्जत होगी। कसम से। कोर्ट में एनरोल हो जाओ, प्रैक्टिस करो और साथ ही पीसीएसजे की भी तैयारी करो। मैं श्योर हूँ तुम आसानी से यह परीक्षा निकाल लोगी। यहाँ 40 साल तक परीक्षा दी जा सकती है। लेडीज़ के लिए उम्र में और भी छूट मिल जाती है। यह भी खूब रही, या तो पहले साल बैठी या आखिरी साल। कहकर आलोक भाई भी मुस्कुराए थे। सुनिधि ने गौरव को बताया तो वह बेरुखी से बोला, इस उम्र में परीक्षा? वह मजाक बनाते हुए हंसा। फालतू की किताबें लिखो या एग्ज़ाम दो, जो चाहे सो करो। वैसे तुम करती ही क्या हो? मेड अपना काम करके चली जाती है, बच्चे ज़्यादातर बाहर का खाना ही पसंद करते हैं, मैं भी बाहर ही ज़्यादा खुश रहता हूँ। कहकर वह चला गया। सुनिधि के टूटे दिल को हर बार उससे ऐसी ही उम्मीद थी। बेकार ही उसने गौरव से कहा। आज 4 साल बीत गए। इन सालों में बहुत कुछ बदल गया था। आलोक भाई का ट्रीटमेंट पूरा हो चुका था, वे फिर से कोर्ट जाने लगे थे। सुनिधि ने आलोक भाई की मदद और अपनी लगन से पीसीएसजे की परीक्षा निकाल ली थी। वह दिल्ली की दीवानी अदालत में आज सिविल जज नियुक्त हुई थी, जिसकी अमर भैया से ज़्यादा खुशी आलोक भाई को थी। इधर रोहन मोटापे का, तो आरुषि प्यार में किसी लड़के से धोखा खाकर डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। दोनों को काफ़ी इलाज कराना पड़ा। साथ ही सुनिधि के बताए रास्तों पर चलकर रोहन को डाइट भी कंट्रोल करनी पड़ी। उसने नियम से जिम जाना, बैलेंस नरिशिंग खाना खाना और पढ़ना शुरू कर दिया था। आरुषि मोबाइल पार्लर में कम, कोर्स की किताबों पर अधिक ध्यान देने लगी थी। गौरव ने भी अपना जो वजन बढ़ाया था उसका नतीजा भुगत रहा था। उसका बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूँ कहे सेहत, बिजनेस, इज्जत सब खतरे के निशान से ऊपर चल रहे थे। वह हाफने लगा था। तो ऐसे में घर की व्यवस्था, घर के खाने और
पत्नी सुनिधि की सुधाई थी सबको। जितना पैसा बनाया पानी की तरह बहाना पड़ा, तब किसी तरह उसकी जान बची। गौरव, रोहन और आरुषि तीनों सुनिधि से किए अपने व्यवहार के प्रति मन ही मन शर्मिंदा थे। यह तीनों की आंखों में सुनिधि साफ देख पा रही थी। एक दिन बच्चों ने स्वीकार भी किया, सॉरी माँ, हम गलत थे, हमने आपका दिल दुखाया। जब सेहत गई तो गौरव की रोब गांठने वाली मर्दानगी भी हवा हो गई। उसे भी सुनिधि से माफ़ी मांगने में देर न लगी। आज लोगों में सुनिधि के कारण अपनी बढ़ी हुई इज्जत देखकर उन्हें उस पर बहुत गर्व होने लगा था। तो सुनिधि को भी कम गर्व ना था आज अपने जज होने पर। आज वह अपने लिए भी सुनाए अपने फैसले पर खरी जो उतरी थी। उसने खुश हो हथेली को देखा, लगा कि उसका रिंग ऑफ सोलोमोन व न्याय वलय रेखा और भी गहरी होकर चमकने लगी है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।